अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्नब है। अर्नब गुप्ता। अर्नब गुप्ता। अर्नब गुप्ता। अरे हम तो एक अर्नब गोस्वामी को जानते नहीं नहीं नहीं, उनसे दूरी रखिए। उसने तो मेरे नाम की इज्जत खराब करके रख दी है बिल्कुल ही। हैं। ये लो, ये क्या बोल रहे हैं जी? बिल्कुल, उन्होंने मेरा नाम बिल्कुल ही खराब करा। उनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे लोगों को बैठना ही नहीं चाहिए। जिनको बोलने की तमीज़ नहीं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो बेकार इंसान है वो एकदम। मैं उसको कतई फॉलो नहीं करता। लो, आपके हम नाम है अर्नब। अरे तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ, उसने नाम खराब करा है मेरा। हम नाम है तो उसको बोलने का कतई तरीका नहीं आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, यहाँ अर्नब गुप्ता मिल गए और मैंने कहा आपके हम नाम है अर्नब गोस्वामी, उनको तो जानता हूँ। बोल रहे उन्होंने मेरा नाम खराब कर तो दिया। आप नेशनल टेलीविज़न पर ड्रग्स दो करके चिल्लाओगे तो फिर क्या ही होगा। आप एक जर्नलिस्ट होने का अपना धर्म निभाइए ना। आप पार्शियल होकर अगर किसी एक पार्टी को लेके या गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम करेंगे तो आप फिर मीडिया कर्मी कहने के लायक नहीं रहे। अगर आप पार्शियलिटी लाना शुरू कर देंगे, मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है देश में जो आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस करा सकता है। अगर वही पार्शियल होना शुरू हो गया, अगर वही गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइन होने लग जाएगा, तो फिर देश में जो चीज़ें वाकई में घटित हो रही है वो पता कैसे चलेंगी। अच्छा, क्या करते हो? सुबह सुबह क्या बाहर भी दिखा दो, हम कहाँ खड़े हैं। ये सुबह सुबह जो ट्रक जा रहा है, सब हॉर्न बजाते हुए। कम बजाओ भाई, ज़्यादा ही बजा रहे हो। नमस्कार है, कम बजाते हुए जाओ। तो ये तिरवा का कौन सा चौराहा हुआ? गांधी चौराहा है। गांधी चौराहा है। और ये बताइए, मैं आपसे बात करता हूँ, चूँकि आप युवा हो, पढ़ाई कितनी की है या कर रहे हो? मैं बैचलर्स ऑफ आर्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से और इकोनॉमी से। और मैंने अपने तिरवा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट के कोर्स कंप्लीट करा हुआ है। फ़िलहाल जॉब की तलाश में है। अच्छा, तो यहाँ आपका घर यहीं तिरवा के? जी, मैं लोकल तिरवा का रेजिडेंट हूँ। अच्छा, तो ये बताओ अर्नब कि आप लोगों के लिए, यूथ के लिए क्या चुनाव का मुद्दा है इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का यूथ के लिए तो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो कोर्स परस्यू करा है मेडिकल कॉलेज से, उसके लिए लास्ट वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट ने 2013 में निकाली थी। इसके बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। और 2023 में 2000 कितने में? मैंने कब लास्ट वैकेंसी? 2013 में, 2013 में लास्ट वैकेंसी आई थी एक्सरे टेक्नीशियंस की। उसके बाद से कोई वैकेंसी तो अखिलेश जी की सरकार थी 13 में, 14, 15, 16, 17। बिल्कुल। और में बीजेपी आई। 2023 में जुलाई में यूपी गवर्नमेंट ने UPSSC की तरफ से उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। और जुलाई 2023 से आज मई 2024 हो गई है, अभी तक उन्होंने उसकी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करा पाई। सबसे वैकेंसी के 10 साल से नहीं निकली। एक्सरे टेक्नीशियंस की है सर, जो एक्सरेज परफॉर्म करते हैं। जब हम लोगों को बोन में फ्रैक्चर होता है या कोई भी सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होता है, तो हम लोग एक्सरेज परफॉर्म। हो सकता है उनके पास वैकेंसी ना हो, आपने ऐसा सब्जेक्ट चुना हो जिसमें वैकेंसी ना हो। 372 वैकेंसीज के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन आउट करा था और अभी तक उन्होंने उसके लिए कोई प्रक्रिया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि करंट में यूपी गवर्नमेंट में जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाई हैं, लास्ट ईयर उन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं उसमें उन्होंने, जैसा सिविल सर्विसेज में एक प्री होता है, मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने बिल्कुल वही फॉलो करना शुरू कर दिया। ग्रुप सी की भी जॉब्स में, चलिए वो भी ठीक है, आपने कर लिया। उन्होंने उन्हीं को एलिजिबल माना जिन्होंने 2022 में पेट का एग्ज़ाम दिया था। आपने देखा होगा पेट के एग्ज़ाम में कितनी बुरी तरीके से भीड़ हुई थी, कवरेज भी हुई थी कि 25-25 लाख, 40-40 लाख लोग फॉर्म भर दे रहे हैं पेट का, जिसका कोई यूज़ नहीं। उसको एक एज अ प्रीलिमिनरी माना उन्होंने सिर्फ। तो प्रीलिमिनरी मानने के बाद फिर ठीक है, और उन्होंने जब सिलेबस आउट करा 2023 वाली इस वैकेंसी का, उन्होंने उसमें भी यूपी जीके ऐड कर दी, कंप्यूटर ऐड कर दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, फिर प्रीलिमिनरी टेस्ट जो आपने पेट को एक आधार माना है, तो वो क्यों लिया? अगर आपको वही चीज़, क्या मेडिकल स्टूडेंट अब जाके वो वापस से वो यूपी का जीके और कंप्यूटर वगैरह पढ़ना शुरू किया? कंप्यूटर तक तो ठीक है कि वो एक्सरेज में भी यूज़ आता है। क्या चाहते हो आप? सर मैं तो यही चाहूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप रोज़गार दीजिए हम लोगों को। अभी मैं करंटली 24 का हूँ और जब तक मैं एक जॉब मेरे पास नहीं होगी तो मैं आगे अपना फ्यूचर किस तरीके से प्लान करूँ? अच्छा ये बताओ, जैसे मैं अचानक नज़र पड़ी बलिदानम परमो धर्म, ये आपने परमानेंट बनवा लिया है? और इधर भी कुछ लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद, तो बड़े क्रांतिकारी टाइप के लग रहे हैं। मैं आइडियोलॉजी मेरी भगत सिंह जी से बिल्कुल मैच करती है। और मैं मतलब ये परमानेंट आपने बुधवा लिया? परमानेंट है। टैटू।
तो बड़ा कष्ट हुआ होगा भाई इसको परमानेंट। कोई दिक्कत नहीं सर, वो फांसी चढ़ के चले गए मेरी एज में भगत सिंह जी, तो मैंने तो खैर एक टैटू ही करा है। तो मैं उस पर भी बोलना चाहता था कि मतलब आज के समय में देश में जो समस्याएं चल रही हैं, वाकई में आज एक इंकलाब की ज़रूरत है, बस लोग बोलना नहीं चाहते लेकिन है। आप करंट में सिचुएशंस देखिए ना तो ये गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहती है, सबसे बड़ी चीज़ तो है ना एजुकेशन पे काम करना चाहिए। जब ये एजुकेशन पे काम करेंगे, जब देश का युवा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो कल उठ के इनसे सवाल करेगा। भाई हम एक एमपी को चुनने जा रहे हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रैली में बोलते हैं कि आप सुब्रत पाठक को वोट दीजिए, यानी अब मुझे वोट दे रहे हैं। भाई अगर मुझे मेरी लोकसभा में कुछ इशू होगा, क्या मैं सीधे नरेंद्र मोदी सर के पास जा सकता हूँ? मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस है उनके पास जाने का कि मैं उनको बता सकूँ कि सर हमें यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, क्या आप उसको सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हम एक लोकल एमपी के पास ही जाएंगे अपने, और हमारा लोकल एमपी जब कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मैं सुब्रत पाठक जी से पूछना चाहूँगा, आपने 5 साल में 5 कार्य गिना दीजिए जो कर दिए हों। मैं अपना करंट बताता हूँ, मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी और कैंसर इंस्टीट्यूट 2 बिल्डिंग्स बनी खड़ी हैं जिनका अराउंड लागत है 106 करोड़ रुपये। 2017 में जब अपनी कुर्सी छोड़ी थी तो कैंसर इंस्टीट्यूट और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दोनों तैयार थे। किन्होंने? अखिलेश यादव जी ने अपने टाइम पे बनवाई थी, और 17 से आज 24 हो गई है, करीब 8 साल बीतने को आ गए हैं। उन्होंने उस बिल्डिंग को चालू नहीं करा पाया, उसकी पपड़ी छूटना शुरू हो गई है पेंट की। उसमें 106 करोड़ तो उन बिल्डिंगों की लागत हो गई। इसके बाद अंदर मशीन्स लगी हुए थे। पूरे मेडिकल कॉलेज की सबसे खूबसूरत वही 2 बिल्डिंगें थी, उसमें ऑटोमेटेड सेंसर वाले डोर्स। कहाँ है ये? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप जाइएगा, फर्स्ट गेट से बिल्कुल सामने पे ही जाके हैं। तो उसमें उन्होंने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी थी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज तक कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता था, लेकिन उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मतलब आप करो 5 साल में ऐसा काम नहीं हुआ यहाँ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। मैं तो पूछना चाहूँगा कि नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ, क्या करते हो आप? ऐसे बेरोजगार हूँ। नहीं तो चलो, आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई। हाँ, किसानी टाइप देखते हैं बस। तो किसानी काम करना भी काम है। आप लोग रोजगार को पढ़ते रहे, बेरोजगार हूँ। अभी तक सरकार ने कुछ रोजगार नहीं दे पा रही कि जब तक इसके बाद 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं। बताइए, कोई वैकेंसी इतनी जितनी सुविधाएं बढ़ा ही नहीं रहे। वहाँ जहाँ सब लोग बेरोजगार हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे देश आप में। क्या करते हो? मैं सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर अभी बेरोजगार हूँ। प्रिपरेशन कर रहा था, पुलिस का फॉर्म डाला था, पर अभी बेरोजगार हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, तो उसमें कोई वैकेंसी आती नहीं फार्मासिस्ट के लिए, और मैंने बीएससी भी कर रखा है। तो अभी मैंने उसका यूपी पुलिस का भी फॉर्म डाला था, और फार्मासिस्ट की भी कुछ वैकेंसी आई थी 200-300, तो उसमें भी फॉर्म डाला था। पर उसमें ये है कंपटीशन बहुत है, लाखों की तादाद में फॉर्म पड़ते हैं, वैकेंसी आती है 200-300। तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है इस बार? विकास है। कन्नौज में जो विकास हुआ था 2017 तक, उसके बाद वहीं रुक गया, उसके बाद कोई काम नहीं। 17 तक क्या विकास हुआ? लोग बोल रहे हैं कि पहले भी काम नहीं हुआ, अब भी काम नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, इंजीनियर कॉलेज, पॉलिटेक्निक सब रुकी पड़ी है। इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ तक बना था वहीं तक अभी बना हुआ है। पैरामेडिकल जहाँ तक बना हुआ था अभी तक वहीं तक बना हुआ है, चालू नहीं करा पाए। 1200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है पैरामेडिकल कॉलेज, जितना बना हुआ है वो 1200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। और इन्होंने, मैंने अपने टाइम पे भी जो हमारे CMS सर थे उनको हम स्टूडेंट्स ने लिख के एक लेटर भेजा था कि सर एक मिनट पीछे बात मत करो आप लोग। जो आप सर पैरामेडिकल कॉलेज है उसको स्टार्ट करा दीजिए। हमारे लिए अलग से पैरामेडिकल ब्लॉक उसमें बना हुआ है, नर्सिंग का ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उन्होंने पूरा जो हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे MBBS के स्टूडेंट परसू करते हैं अपना कोर्स, उसी में बीच में बैठा के एक रूम के अंदर सारी क्लासेस उन्होंने कंडक्ट कराई। मतलब कुल मिला के कॉलेज बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी सुनना नहीं है, वो जैसे उनका मर्जी आता है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और जॉब्स की बात आप कर रहे हैं, 200-300 जॉब्स आप वहाँ पे क्रिएट करोगे, 20-20, 40-40 लाख रुपए फॉर्म पड़ जाएंगे। इसमें सरकार की इनकम तो है। अगर आप एक फॉर्म 100 रुपये का भी रखोगे और 20 लाख लोग फॉर्म भर देंगे तो उसमें गवर्नमेंट की तो इनकम है। आपने अपना तो जो भी आप वहाँ पे खर्च करोगे, अपना इंफ्रा जो भी यूज़ करोगे वो तो आपने कवर अप कर लिया। लेकिन आप ये देखिए, जब से मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट आई है, एक तो या तो ये वैकेंसीज निकालेंगे नहीं, निकालेंगे तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, जो मेरे साथ सीने करवा दिया तो लीक करा देंगे, लीक भी करवा दिया तो फिर उसका रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट दे दिया तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज होगी। कुल मिला के ना जॉब्स देनी ही नहीं है, देनी ही नहीं है। तो जब तक आप जॉब्स क्रिएट ही नहीं करना चाहोगे तो आप कैसे कह सकते हो कि देश विकास कर रहा है? किस एंगल पे आपको देश विकास करता हुआ दिख रहा है? कि जिस देश में 2014 में मैं देखता हूँ, कंगना रनावत जी कह रही थी, आपने इंटरव्यू सुना होगा कि देश 2014 में असली में आज़ाद हुआ है।
ये गुलामी जो भीख में आज़ादी मिली है, इसका क्या काम है भाई? 2014 में जब मोदी जी कुर्सी पे बैठे थे प्राइम मिनिस्टर की, 25 करोड़ लोग उस समय पे माने जाते थे कि वो गरीब हैं, और आज 2024 में जब 14 में 25 करोड़ लोग बेरोजगार, मतलब गरीबी रेखा के नीचे आते थे, वो गरीब थे, अब 2024 आ गया है, आपको 82.5 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है 5 किलो। आप 5 किलो राशन पे उनको ज़िंदा रखना चाहते हो, तो आप ये चीज़ खुद ही सोचिए ना, गरीबी घटी है या बढ़ी है? कितने % लोगों को आपने गरीबी से निकाल दिया है? नहीं, वो तो आंकड़े सरकार के हैं कि गरीबी से बहुत लोगों को ट्रस्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट के आंकड़े ये सही है? फिर तो आप उस जुमले पे भी ट्रस्ट करते होंगे, पापा ने वॉर रुकवा दी। आपसे मणिपुर के दंगे नहीं रोके जा रहे, आपसे सौंदेश खाली में एक्शन नहीं लिया जा रहा, आपसे प्रज्वल रेवन्ना को नहीं पकड़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ साफ साफ प्रूफ है। आपने उसको फ्ली आउट कर दिया जर्मनी। भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल संदेश खाली में तो पकड़ा गया उस शाहजहां शेख, वो उसके ऊपर जब उन्होंने दबाव बनाया, चलिए मैं वो तो ऐसे भी वो ममता बनर्जी मैं इन सब तो चीज़ों, वो आरोप तो ममता बनर्जी पर लग रहा था। संदेश सर देखिए, खाली मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी को भी, ना तो हिंदू ना मुसलमान, मैं इनसे कैटेगराइज नहीं करता हूँ। जो भी गलत काम करेगा वो क्रिमिनल है, उसको कभी धर्म से, कभी जात से, इन सब चीज़ों से कभी भी उसको जस्टिफाई करना ही नहीं चाहिए। जिसने गलत किया वो क्रिमिनल है और उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना, हमारे मोदी जी वहाँ स्टेज पे जाके उसकी पीठ थपथपा के बोल के आए कि आप इसको वोट दीजिएगा। वीडियो नहीं आया था, बाद में वीडियो आया। वीडियो नहीं आया, तो मैं आपको बैक एंड की चीज़ बताता हूँ। HD गौड़ा जो वहाँ पे लोकल लीडर थे, उन्होंने अपने पार्टी प्रेसिडेंट को ये लिखा था कि इसके खिलाफ इतने इतने केसेस हैं और वो काफ़ी हीनियस क्राइम्स हैं, यानी विमेंस के खिलाफ क्राइम। देवेगौड़ा ने लिखा, तो उनकी तो फैमिली का है, ग्रैंडसन है। तो फिर दूसरा एक और गौड़ा थे, तो मैं उनका नेम कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक और गौड़ा करके थे, तो उन्होंने उनको पार्टी प्रेसिडेंट जो BJP के थे उनको लिखा था कि इसको टिकट मत दीजिए, इसके ऊपर हीनियस क्राइम्स है महिलाओं के खिलाफ, वो भी 4-4, 5-5 साल पुराने वीडियोस उसमें है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको टिकट दिया, उसको चुनाव लड़वाया, और सबसे टिकट JDS ने दिया, गठबंधन अलायंस तो सर BJP ने फैमिली है HD देवेगौड़ा अलायंस। उन्होंने उनका जो वोट बैंक था उसी को तो यूटिलाइज करने के लिए उनको गठबंधन किया। चलिए ठीक है, लेकिन वो सब मुद्दा यहाँ है, यहाँ चुनाव का मुद्दा कन्नौज में क्या है? कन्नौज में सर विकास ही एक बड़ा मुद्दा है। आप 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से मैं फिर वही चीज़ करूंगा। आप 5 काम मुझे बता दीजिए, मैं आपको वोट देने के लिए 110% राजी हूँ। सबसे बड़ी जो समस्या है, एक आम आदमी की, जितने यहाँ पे खड़े हैं आप सबसे पूछ लीजिए, इनकी सबसे बड़ी समस्या है इन्फ्लेशन। किसी ने महंगाई के बारे में बोला? महंगाई के बारे में, जो दाल 70-80 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 200 रुपए किलो है। जो चावल, जो भी सब्जियां 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलती थी, भाई किसान को आप 5 रुपए किलो का दाम पे कर रहे हो और उसको बाजार में लाके 20 से 25 रुपए किलो बेच रहे हो। आप कह रहे थे हम किसान की इनकम डबल कर देंगे, फार्मर्स इनकम डबल कर देंगे, आपका टारगेट था 2020 तक का। चलिए कोविड आ गया, ठीक है, आप उसको 1 साल एक्सटेंड करते, 2 साल एक्सटेंड करते, 2024 आ गया, आपने अभी तक कितने किसानों की इनकम डबल कर दी? आपने इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल करा? भाई आप कहते हैं कि मैं पेट्रोल और डीजल की, मेरी एक बार कोई मित्र है मेरे, वो BJP से जुड़े हुए हैं, मैं न्यूट्रल हूँ। भाई मैं सीधी सी बात, मैं वोटर हूँ, मैं काम देख के वोट दूंगा। तो मेरी उनसे बहस हो रही थी, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल तो 90-92 रुपये कांग्रेस के टाइम पे भी हो गया था, तब आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सिलेंडर तब भी महंगा हुआ था। मैं कहता चलो कांग्रेस के टाइम पे महंगा हुआ था, 2020 में कोविड के टाइम पे जो क्रूड ऑयल $125-130 पर बैरल आता है, वो बिल्कुल हिस्ट्री का डीप टच किया था, $9 पर बैरल। क्या भारत देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ था? क्या उन्होंने सोचा कि देश की जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए? तो कहते हैं देश के विकास के लिए कुछ पैसा सरकार के खजाने में भी तो चाहिए। तो देश के विकास के लिए पैसा खजाने में चाहिए, तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए ना, 6,500 करोड़ रुपए का क्या हिसाब है आपके पास? भाई आपने PM केयर्स फंड बनाया 2020 में कोविड के टाइम पे, आपसे उसके लिए RTI लगाई कि आपने कहा ये RTI के अंडर में आता ही नहीं, क्यों नहीं आता भाई? देश का पैसा 2014 से एक चीज़ नोटिस करी होगी, 14 से 24 10 साल हो गए, क्या इस गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स के अलावा एक भी राइट हमें दिया है, ऐड किया है? उससे प्रीवियस गवर्नमेंट ने हमें राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया, भले वो 100 दिन का है, मनरेगा दिया था। क्या इन्होंने अभी तक कोई भी राइट्स ऐड किए 2014 से 24 तक? इन्होंने राइट्स छीने और हैं। हमारा राइट टू प्राइवेसी जा रहा है, आपने अभी सुना होगा व्हाट्सएप इंडिया छोड़ के जाने वाला है। उन्होंने व्हाट्सएप में IT बिल उन्होंने पास किया था, IT एक्ट, उसमें उन्होंने 2nd क्लॉज में लिखा है कि हम व्हाट्सएप से जब चाहेंगे तब आपका पर्सनल डेटा मांग सकते हैं, और व्हाट्सएप बाउंड है, उसको देना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी पर्पज से तो लेकिन सर सिक्योरिटी पर्पजेस के अलावा भी आप उसमें तो सीधी बात है ना, आप हमारा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर तो राइट टू प्राइवेसी। तो ये सब इतनी जानकारी, एक्टिविस्ट हो क्या? नहीं सर, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं सिविल्स की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ करंटली।
चलो। और दूसरी चीज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो भी चला गया। अभी अगर हम कुछ भी, मैं आपको अपना एक तुरंत ताज़ा एग्जांपल बताता हूँ। मैं जो भी गलत होता है मैं उस पर ज़रूर बोलता हूँ, कुछ भी हो। अगर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, गलत कर रही है तो मैं उसको अपोज भी करता हूँ। तो अभी 2-4 चीज़ें थी जो कुछ इश्यूज़ आए, जैसे मणिपुर का इशू था और अभी वो प्रज्वल रवन्ना वाला इशू था, तो मैंने उन पर लिखा तो मेरा साइबर क्राइम ने उठा के नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरा व्हाट्सएप सस्पेंड कर दिया। अच्छा। मैंने उनसे पूछा तो वो कुछ बता ही नहीं रहे। भाई अगर मैंने कोई साइबर क्राइम करा है आप मुझे नोटिस दीजिए, FIR दर्ज करिए, बुलाइए, कुछ कर ही नहीं रहे। चलिए बहरहाल अब आपसे इनका नंबर लेना भाई, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देख लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद, इन्होंने परमानेंटली यहाँ गुदा रखा है, इनकलाब जिंदाबाद। और इधर क्या भगत सिंह की आइडियोलॉजी का बंदा हूँ मैं, भगत सिंह की आइडियोलॉजी का बंदा हूँ। 100 साल पहले वो कह के गए थे, आपने अगर सुना हो, जब उन्होंने HSRA बनाई थी, उन्होंने पहले HRA पार्टी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम उसमें सोशलिस्ट जोड़ा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उनका जो विजन था ना, वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं और फिर यहाँ आके जो हमारे इंडियंस हैं वो हम पे राज करने लगे। वो उनका विजन था ही नहीं। उनका सीधा सा विजन ये था कि जो गरीब वर्ग का आदमी है, किसान वर्ग का आदमी है, इसको उनका हक मिलना चाहिए, वो बराबरी से खड़े हो सके समाज में। तो ये भगत सिंह जी का विजन था। मैं आज भी उसी पे ही डिपेंड रहना चाहता हूँ कि भाई आज भी यही होना चाहिए। देश की जो 70% वेल्थ है वो सिर्फ 22 लोगों के पास है। ये तो राहुल गांधी जो भाषण बोल रहे हैं वही रिपीट कर रहे हो आप? मैं रिपीट जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने बोला वो फैक्ट है सर। फैक्ट को फैक्ट माना जाना चाहिए। अच्छा ये देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ बलिदानम परमो धर्मा, पहले भी मैंने शायद वीडियो में दिखाया है। अब बलिदानम परमो धर्मा, तो ये सब जो लिखते हो तो घर वाले आपके मम्मी पापा नहीं कर रहे हैं कि यार ये तुम नौकरी का वक्त है, रोजगार करने का, कुछ कमाने धमाने का है, ये बलिदानम परमो धर्म, बलिदान और इनकलाब तो मेडिकल फील्ड में छप्पा लिया, मेडिकल फील्ड में भी उसका कोई इशू नहीं है। अगर मैं सिविल्स के लिए भी अप्लाई करूंगा उसमें भी कोई इशू नहीं कि आपका टैटू एक्सपोज नहीं होना चाहिए, उनकी गाइडलाइन साफ है। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए वॉक इन जाओगे, किसी ने देख लिया कि तो लड़का ये जो यहाँ इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, ये तो यहाँ नौकरी करने आएगा, ये जिंदाबाद नारे लगाएगा। फुल स्लीव्स की शर्ट पहननी होती है और एक मुझे बाकायदा सूट पहनना होता है, उसमें एक्सपोज तो नहीं। इंटरव्यू में इसको छिपा के जाते हो तो सर क्योंकि अगर नहीं होगा ना। मान लो इंटरव्यू देने कहीं गए, ऐसे रखा तुमने तो हाथ सर, और ये दिख गया तो सामने वाला नमस्कार कर लेगा। तो अब अगर सर वो आइडियोलॉजी उनकी और मेरी मैच नहीं करती होगी, वो मेरी बातों से भी मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। टैटू एक कोई बड़ा चलो 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 मुझे कॉलेज एक मिनट जरा बाहर आओ, बाहर आओ। इनको 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 नमस्कार करो जरा। चलो 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 बहरहाल वो दिन में ही थोड़ा सा उन्होंने। सर मैं 4 साल से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ऑडिटोरियम में एक ईंट नहीं लगी है। जैसे हम 2020 में आए थे ऐसे ही हम जा रहे हैं, उसमें ना हमने देखा है ऑडिटोरियम कैसा बनेगा, कैसा है, ऐसा जैसे छोड़ रहे हैं ऐसे ही जा रहा है सर, उसमें कुछ काम नहीं हुआ है कॉलेज में। चलिए अब मुझे ये वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा भी हो गया और एक भाई साहब आ भी गए हैं पूरे उस माहौल में। तो हमारी फिर मुलाकात होगी कन्नौज में। वोटिंग के दिन भी मैं आऊँगा और जो कुछ यहाँ दिखेगा दिखाऊंगा। वोटिंग के दिन क्या मूड होता है जनता का वो भी देखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तिरवा के कौन चौराहा, गांधी चौराहा गांधी चौराहा से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी। नमस्कार।